सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खुला। देखा, सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पर मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा, घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अभी तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। वाह वाह। दोस्तों, ये मैंने जो चंद लाइनें पढ़ी ये गुलजार साहब की लिखी हैं। और इसी के साथ हम आज का हमारा जो प्रोग्राम है सरहद के उस पार, इसको हम शुरू करना चाहेंगे। मुझे ज्वाइन किया है स्वीडन से प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी ने। डॉक्टर साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे चौथे एपिसोड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। ये तो अब चौथा एपिसोड है और सब सुनने वाले दोस्तों को आ, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्टॉकहोम। पता नहीं न्यूजीलैंड में तो इसको अतरात होगी, तो ये भी दुनिया की समझ आनी चाहिए कि दुनिया गोल है और हम एक जहां पे भी हैं आइडियाज की बुनियादों पे और वैल्यूज की बुनियादों पे, यानी जो आपके कदरें होती हैं, कदरें वैल्यूज, उसकी बुनियाद पे रिश्ते आजकल बनते हैं। इंसानों का रिश्ता प्यार से होना चाहिए और वैल्यूज पे, असूलों पे होना चाहिए। बाकी सब चीजें जो हैं वो अ, इत्तेफाक हैं, दे आर चांसेस, ये है चॉइस। तो बहुत बहुत आपको बिल्कुल। सलाम, बहुत बहुत आपको सलाम। थैंक यू सो आदाब। मच सर। हाँ जी। डॉक्टर साहब से दोस्तों हमने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी हमने लंबी इनसे गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि वो हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान और एक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, हमारे बीच में क्या कुछ हुआ और उन सालों में क्या कुछ घटा और कैसे हमारा मुल्क तकसीम हुआ। इसी सिलसिले की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब की जो किताब है उसका दूसरा जो हिस्सा है उसे लेकर। डॉक्टर साहब की किताब है द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स। ये डॉक्टर साहब की किताब है जो कि बेहद मकबूल हुई है पूरी दुनिया भर में और इसे 2 अवार्ड भी मिले हैं। मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा एपिसोड है, हमने पिछले एपिसोड के अंदर डॉक्टर साहब की वो का जो किताब का जो पहला पहलू है, ब्लडी कैसे है, जो हमारे हमारे बीच में किस तरह से माहौल खराब हुआ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से उनकी किताब का जो दूसरा जो पार्ट है पार्टीशन का। तो हम मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से हम उस पर बात करें और जानने की कोशिश करें कि उस दौर का सियासी पस मंजर किस तरह का था, क्या वाकयात पेश आए, किस तरह से हमारे जो लीडरान थे उनके बीच में डीलिंग्स हुई, क्या बातें हुई। और फिर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हमारा मुल्क जो है वो बंटवारे की तरफ गया, कैसे हम लोग तकसीम हुए। डॉक्टर साहब, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले तो एक एडिशन के मेरी इस पंजाब वाली किताब को एक तीसरा अवार्ड भी मिला है, जिसका जिक्र मेरी किताब के बैक कवर पे है। और ये मुझे दिया था लाहौर में बैसाखी के मौके पर। अ, तो उसको कहा गया कि द बेस्ट बुक ऑन पंजाब का अवार्ड है 2016 का। तो अब इसके 3 अवार्ड हो चुके हैं, सारे बहुत खूब। पाकिस्तान, सब पाकिस्तान में है। मुझे एक दुख है कि हिंदुस्तान में इसको कोई अवार्ड नहीं मिला, और उसकी सिर्फ मुझे वजह यह समझ आती है कि क्योंकि मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूं, और शायद मेरा, क्योंकि मैं मुसलमान मेरा नाम है, तो हिंदुस्तान में उस तरीके से मुझे नहीं देखा जाता पंजाब का स्कॉलर जिस तरह के पाकिस्तान में देखा जाता है। ये भी एक हकीकत है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, क्योंकि पार्टीशन जो है
वो फिजिकली नहीं हुई, वो फीलिंग्स की भी हो गई है। ये और बात वो आपने बहुत सही है। और वो अ, एक प्रेजुडिस भी साथ साथ लेके आई है दोनों तरफ। हम्म। तो मुझे लोग पंजाबी कम देखते हैं, मुझे मुसलमान समझते हैं और मुझे पाकिस्तानी समझते हैं हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में वो कहते हैं यार तुम हमेशा मजहब के और इन चीजों को तनकीद करते रहते हो। तो फिर मैं बुल्ले शाह का एक शेर सुनाता होता हूँ। तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो हम्म। आहो आख। यानी हर तरफ से आपके खिलाफ ही लोग बोलते हैं क्योंकि आप सच बोलने के आदी हैं। तो यहां से शुरू करते हैं कि, और ये है माउंट बैटन जब आए एज द लास्ट वाइस रॉय टू इंडिया। जी। तो जो बताया जाता है कि उनको जो मेन ब्रीफ दिया गया, मेन जो उनकी ड्यूटी थी वो थी ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस। और इसका फैसला हुआ था 20 फरवरी को 1947 को, जिसका मैंने पहले एपिसोड्स में जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने का ऐलान किया था 20 फरवरी को 1947 में कि जून 1948 तक हम पावर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, तब उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे और पावर किसी तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक ही ट्रांसफर हो। यही वो कोशिश करते रहे। और बाद में उन्होंने पार्टीशन का कब फैसला किया वो बात आज होगी। ठीक है, जी। ये बैकग्राउंड है, इसको आप जरा याद रखें कि 47 के शुरू में ऐलान हुआ कि हम ट्रांसफर कर देंगे पावर बाय जून 1948। और लॉर्ड वेवल को बुला लिया गया वापस, और उसकी जगह लुई माउंटबेटन, जो रॉयल फैमिली के से थे, एडमिरल थे शायद नेवी के, रॉयल नेवी के, जी वो बिल्कुल। उनको भेजा गया। इसलिए कि उनकी प्रेस्टीज बहुत मानी जाती थी और रॉयल फैमिली और ये और वो। तो वो आए। अच्छा, जिक्र होता है कि वो हिंदुस्तान में आए पावर ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो बात मैंने अपनी पंजाब वाली किताब में शो की है, और इसका जिक्र नरेंद्र सरीला ने भी किया है और बाकियों ने भी किया है, जिसका बहुत एम्फोसिस होना चाहिए, वो ये भी था कि पावर ट्रांसफर प्रेफरेबली यूनाइटेड इंडिया में हो, लेकिन अगर पार्टीशन भी हो जाए तो हर मुमकिन कोशिश की जाए कि यूनाइटेड इंडिया या पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की शेप में दोनों तरह से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहें, जी। ताकि वो किसी ना किसी तरीके से बरतानिया का, यानी ग्रेट ब्रिटेन का हिंदुस्तान पे डोमिनियन के हवाले से एक रिश्ता रहे। और उस रिश्ते का जो उनका इंटरेस्ट था वो ये था कि वो कोई ट्रीटी इन दो डोमिनियंस के साथ अरेंज कर लें, जिससे ये हो कि अगर जंग होती है और इस इलाके पे यानी साउथ एशिया पे कोई एक्सटर्नल पावर अटैक करती है, यानी बरतानिया का ख्याल था स्टालिन और रूस करेंगे, ठीक है, जी। या सिर्फ इनके हिंदुस्तान पे या पाकिस्तान पे भी अटैक होता है, या इसके बरक्स बरतानिया पे अटैक होता है, बट यानी इंग्लैंड जाता है एट वॉर किसी पावर के साथ, तब भी हिंदुस्तान की जो यूनाइटेड हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज, या एक यूनाइटेड इंडिया की फौज जो है, वो उस जंग में बरतानिया का साथ दे। तो ये बैकग्राउंड लेके माउंटबेटन आए। जिक्र सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर का होता है। अब आप बात करें। तो एक एक बयान में सुन रहा था जिसमें तारिक फतेह साहब ने बात कही थी, मेरे ख्याल से इस बात को साल 2 साल बीत गए होंगे। हाँ जी। और ये कहीं ना कहीं जो है आपका जो नैरेटिव है उसके साथ भी मेल खाता है। और ये जो फिल्म आई थी थोड़े टाइम पहले, द वाइसरॉयज हाउस,
उसके अंदर भी और वो किताब के अंदर भी इसका जिक्र होता है कि, और हमने भी इस पर बात की थी पहले, कि वो हमेशा से एक डोमिनियन हम जो है हिंदुस्तान को बनाना चाहते थे। और उनकी एक कोशिश ये भी थी कि हम जो है यहाँ पर अगर छोड़ के यहाँ से जाते भी हैं तो यहाँ पर हमारे इंडियन ओशियन के अंदर जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं उनको हम बचा कर रखें, ताकि वक्त बे वक्त अगर हमें इनकी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करते रहें। तो एक अलमिया ये भी है जिसका जिक्र तारिक फतेह साहब ने एक बार किया था कि उन्होंने कि अंग्रेजों ने कांग्रेस से ये डिमांड की कि आप जो हैं, कल को हो सकता है कि ये जो रेड आर्मी है ये आगे बढ़ती बढ़ती जो है इस ये दिल दिल कम टुवर्ड्स द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी। तो ये जी जब जी। इस तरफ आएंगे तो इनकी एडवांसमेंट्स को रोकने के लिए आप जो हैं हमें यहाँ पर एयरफोर्स के बेस और कुछ हमें मिलिट्री बेसेस यहाँ दें, ताकि हम यहाँ से ऑपरेट कर सकें। और कांग्रेस ने उसको आउटराइटली उसे रिजेक्ट कर दिया। और तब वहां से फिर ये बात बहुत पहले शुरू हो जाती है। वहां से फिर देन दे थॉट कि ओके, लेट्स परस्यू अपना एजेंडा जो है उसको किसी और तरीके से हम इसको परस्यू करते हैं। और देन फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब की हेल्प से फिर पाकिस्तान का जो है वजूद में आता है। तो मैं चाहता हूं कि क्या कुछ उस वक्त बातें हो रही थी, क्या कुछ सियासत के गलियारों में जिक्र हो रहा था कि मुल्क तकसीम करना है, किस हिसाब से करना है? जी सर। अच्छा, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तारिक फतेह ने जो बात की है उसकी एक्चुअली नरिंदर सरीला का जिक्र होना चाहिए। उन्होंने ये सबसे पहले ये बातें करनी शुरू की। तो बिल्कुल, वो उस बात वक्त वो उनके शायद मेरे ख्याल से उनके माउंटबेटन साहब के एडीजी भी रहे थे जब वो बिल्कुल यहाँ आए सही है, थे। बिल्कुल जी, सही है। तो शुरू उससे ही करना चाहिए जिसने सबसे पहले ये बात की है। ठीक है सर। और तारिक फतेह ने भी भर बाद में की है बात। लेकिन इससे पहले तारिक फतेह ने बाद में बातें शुरू की हैं। मेरी पार्टीशन वाली किताब जो है पंजाब की, ये 2011 में 211 में 2011 में इंडिया में छप गई थी और 2012 में पाकिस्तान में छप गई थी। तो नरेंद्र सरीला के बाद मेरी किताब में जो ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बुनियाद पे भी मैंने ये कहा है। तारिक फतेह साहब ने भी बातें की हैं, लेकिन इनसे पहले नरेंद्र सरीला मेरे ख्याल से नंबर 1। उसके बाद मेरी किताब है जिसमें इनका पूरा जिक्र हो चुका है। थोड़ा थोड़ा एंगल मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन का आ जाता है, क्योंकि कुछ सब एक ही सोर्सेस की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब गुरिंदर छड्डा ने अपनी फिल्म में, जिसका आपने जिक्र किया है, दिखाया है एक एक डॉक्यूमेंट जिसके जी, ऊपर डेट है 19 जुलाई 1945। बिल्कुल। अच्छा, ये डेट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसी दिन इलेक्शन हुआ था इंग्लैंड में। और एक मेजर अपसेट हुआ था कि कंजर्वेटिव पार्टी, यानी चर्चिल जो कि हीरो था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, कंजर्वेटिव हार गए और ये लेबर लेबर जीत पार्टी गई। आ गई। ठीक है। लेकिन उसमें यह जिक्र है, जो ये किताब दिखाई गई हमें वहां पे, वो डॉक्यूमेंट, कि उसके अंदर चर्चिल ने कहा कि गिव मी अ पीस ऑफ इंडिया। तो ये 1945 की बात हो रही है। हम्म। लेकिन लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि वेवल ने आके 1943 में, उससे पहले इसका जिक्र क्रिप्स मिशन में हो चुका हुआ था कि एक पाकिस्तान भी कंसिडर किया जाए, ये है वो है। फिर 43 से वेवल ने भी इसके ऊपर एग्जामिन करना शुरू कर दी। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 1947 27 दिसंबर को उन्होंने ब्रेकडाउन प्लान बनाई कि अगर हमें हिंदुस्तान एकदम छोड़ना जाए तो हम किस तरीके से छोड़ के जाएंगे। 46 दिसंबर। नहीं, हाँ, नहीं, 46। 45। ये फोर्टी है फाइव दिसंबर 45 दिसंबर। 27 दिसंबर 1945। 27 ठीक है। दिसंबर 1945 में ब्रेकडाउन प्लान, जिसका जिक्र मैंने पूरी किताब अपनी में पूरा डॉक्यूमेंट दिया है। वहां पे है कि हमें अगर यहाँ पे जाना पड़े और मुसलमान ये चाहें कि वो पाकिस्तान लेना चाहते हैं, तो हमें उन्हें पाकिस्तान देना चाहिए। और 7 फरवरी 1946, यानी 3 हफ्ते के बाद, डीमार्केशन प्लान उन्होंने दी, हम्म। जिसके अंदर जो बाउंड्रीज बनाई उन्होंने वो वही हैं जो रेडक्लिफ अवार्ड में है।
99.9%, थोड़ी सी डिविएशन है उसमें, समझ गए आप? बिल्कुल। तो ये पहले से ही बातें हो रही थी। मैं तो यूं देखता हूं कि ब्रिटिश प्रेफरेंस ये थी, प्रेफरेंस। हम्म। देखे, जो है ग्रेट पावर, जो एक ऑप्शन से नहीं चलती, वो दो तीन ऑप्शंस जेन में रखती हैं। एक होती बिल्कुल। है फर्स्ट प्रेफरेंस, एक होती है सेकंड, थर्ड, ये वो। तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो ये थी कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड किसी तरीके से छोड़ा जाए, और हो सके तो कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए छोड़ा जाए, जिसके अंदर वीक हो सेंटर, सारी रेजिडुअल पावर्स यानी रियल पावर जो हैं वो प्रोविंसेस के पास हों, और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो तकरीबन जो बरतानिया के दौर में उनको आजादियां थी, वो उनको आजादियां उनको मिलती रहें। ठीक है? जी। इस लूज किस्म के यूनाइटेड इंडिया को वो चाहते थे, कैबिनेट मिशन प्लान को कामयाब करवाना। ठीक है? हमें पता है कि कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में दोनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है? अब जब वाइस रॉय माउंटबेटन आते हैं तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने डॉक्यूमेंट देखने शुरू किए तो मुझे पता लगा कि पार्टीशन का जिक्र पाकिस्तान का तो बड़ी देर पहले से हो रहा है। ये मेरी पंजाब हम्म। वाली किताब में मैंने लिखा है कि माउंटबेटन को जो इतनी गालियां दी जाती हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। ये प्लान शुरू से था, और इसमें विंस्टन चर्चिल का बड़ा लीडिंग रोल है। यानी, अच्छा, एक और इसमें 47 में आने से पहले मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि जो सुप्रीम कमांडर थे, कमांडर इन चीफ सब कॉन्टिनेंट की आर्मी के, फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक, उन्होंने उन्होंने 11 मई 1946 को एक मेमोरेंडम छापा था जिसमें पाकिस्तान के हक में और उसके खिलाफ आर्गुमेंट्स उन्होंने दी थी। एक जगह पे हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला था, फाइनल जिसे कहते हैं कंक्लूजन, वो ये था कि पाकिस्तान के बनाने के हक में आर्गुमेंट्स कमजोर हैं, हिंदुस्तान को यूनाइटेड रखने के हक में आर्गुमेंट्स स्ट्रांग हैं। और वो स्ट्रांग आर्गुमेंट क्या थी कि अगर हिंदुस्तान यूनाइटेड रहता है तो इंडियन आर्मी जो उन्होंने बनाई थी इतनी बड़ी, वो भी यूनाइटेड रहेगी। और अगर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान एक डोमिनियन बन जाता है जैसे कि वो चाहते हैं, तो फिर ट्रीटी के जरिए यहाँ की फौज जो है उसको इंटरनेशनल, अगर कोई जंग होती है तो उसमें बरतानिया का साथ जो है देने के लिए एक रिक्वायरमेंट रखी जा सकती है। ठीक है? ये जी। बैकग्राउंड हमने पहले बात कर ली हुई है। अब आ जाते हैं हम, माउंटबेटन आते हैं और वो फिर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, डिस्कशंस। बहुत डिटेल्ड उनकी डिस्कशंस हैं, तकरीबन हर किस्म के लीडर से, कांग्रेस के सब बड़े लीडर, और उसमें माइनर लीडर से भी उन्होंने बातें की। मेजर तो हमें पता है ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लेकिन कृपलानी और बेतहाशा और लोगों से भी। मुस्लिम लीग में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और गालिबन सर अब्दुल रब लिश्तर और एक दो दूसरों से भी बातें की, मेरे ख्याल से फिरोज खान नून, इनसे भी किया और बाकी लोगों से भी किया। और फिर डॉक्टर अंबेडकर से बात हुई, और हिंदुस्तान की बाकी जो पार्टियां थी यानी साउथ की, आपको पता है हिंदुस्तान में एक द्राविडियन मूवमेंट भी उस जमाने में थी कि हम जी। हिंदुस्तान से अलग हो जाएं, तो उनसे भी बातें हुई। और बाद में अप्रैल के इर्द गिर्द महीने के अंदर माउंटबेटन ने यह सोचना शुरू कर दिया कि ऑप्शन नंबर 2 के पार्टीशन की जाए, ये ही वर्केबल है। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस नहीं मान रही, और
एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ यूनाइटेड इंडिया को मुस्लिम लीग नहीं मान रही, ठीक है। और जी। फिर उन्होंने सिख लीडरों से भी, ये मैं जिक्र करता चलूं, जिसमें तीन बड़े नाम हैं, मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह और सरदार बलदेव सिंह। हम्म। आपको पता है सरदार बलदेव सिंह जो है वो मिनिस्टर थे उसके अंदर, जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है। हाँ जी। तो इनसे भी बातें हुई, और माउंटबेटन को ये लग रहा था कि अब हमको पार्टीशन ही की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों साइडों ने ये स्टैंड ले लिया है, और सिख जो हैं वो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि अगर पार्टीशन होती है तो पंजाब की पार्टीशन ना हो, जैसे कि जिन्ना हम्म। साहब चाहते थे। समझ गए आप? जी। अच्छा, इसमें एक डेट माउंटबेटन से आने से पहले उसका जिक्र होना चाहिए। जब मार्च में अटैक हुए हिंदुओं और सिखों पे, खासतौर पे रावलपिंडी में और मुल्तान में, तो 8 मार्च 1947 को दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम सिखों की जो डिमांड है कि आप पंजाब की भी पार्टीशन करें, और जो जो इलाके जहां पे हिंदू और सिख मेजोरिटी में है उनको अलग करके उन्हें पाकिस्तान से अलग किया जाए, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम्म। तब तक कांग्रेस का स्टैंड यही था कि पार्टीशन होनी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान यूनाइटेड रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान जिसमें इफेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन अब 8 मार्च से उनकी पोजीशन भी चेंज हो गई, और यही जी। पोजीशन उन्होंने फिर बंगाल पे भी ली कि अगर मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की तकसीम कराती है मजहब की बुनियाद पे, तो हम बंगाल की जो तकसीम है वो भी करवाएंगे इसी बुनियाद पे, कि जो हिंदू मेजोरिटी, वहां पे सिख तो थे नहीं, हिंदू मेजोरिटी जो इलाके हैं वेस्टर्न बंगाल के, वो अलग करके हिंदुस्तान को दिए जाए। वहां पे कांग्रेस ने जो है हिंदू महासभा की सपोर्ट ली, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो भाई हैं और ये जो है मुस्लिम लीगी लीडर, इन्होंने एक प्लान बनाया था यूनाइटेड बंगाल का। हम्म। तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने वहां पे हिंदू महासभा की, मुखर्जी जो थे अपना, उनकी जो हिंदू महासभा के लीडर थे उनकी मदद से पार्लियामेंट में एक मेजोरिटी बनाई। समझ गए आप? जी सर। अच्छा, ये जेहन में रखने की जरूरत है कि दिस इज, अब ये माउंटबेटन आ जाते हैं, और मैंने बताया कि डिस्कशंस होती हैं, और अप्रैल तक जाके उन्हें समझ आ जाती है कि या वो सेंस करते हैं कि पार्टीशन की तरफ ही पॉलिटिक्स जा रही है, हम्म। लेकिन अभी तक कोई डेक्लेरेशन नहीं हुआ। समझ गए आप? जी होता सर। यह है कि मार्च के बाद पंजाब के अंदर जो ये ब्लडिड पंजाब है वो सबसाइड कर गया, यानी फिर अमन, पीस एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन ये पीस जो थी वो देखने में ही थी, क्योंकि अंदर। अप्रैल के शुरू में फिर अमृतसर में और लाहौर में स्टैबिंग और आग लगाना, और हिंदू इलाकों में जाके अटैक करना, मुसलमान इलाकों में जाके हिंदुओं और सिखों ने अटैक करना शुरू कर दिया। तो पंजाब जो है दोबारा, और अमृतसर फिर जो है वायलेंस की तरफ चले गए। तो पंजाब से खबरें भी बहुत बुरी आ रही थी। माउंटबेटन ने जाके कहूटा और इस इलाके में अपना रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जाके खुद अपनी आंखों से देखा जो वहां पे इतना कत्लेआम हुआ था। ये सारा कत्लेआम उनके आने से पहले हुआ था। गुरिंदर छड्डा ने अपनी किताब में इसको डिस्टॉर्ट किया है। उसने ये दिखाया है कि ये उसके आने के बाद हुआ और वो वहां गए। तो शायद फिल्म में, क्योंकि वो फिक्शन बेस्ड है, ये हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये पहले हो चुका था।
वेवल के दौरान। लेकिन उसका टूर किया माउंटबेटन ने और लेडी माउंटबेटन ने, और दे वर शॉक्ड, उन्हें बहुत धचका लगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी शायद वहां गए। लेकिन जी जो इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये मार्च 1947 में इतना बड़ा मैसेकर हुआ था सिखों का, तो ना मोहम्मद अली जिन्ना ने, ना लियाकत अली खान ने, मैं ना उस पर आऊंगा सर। ना पंजाब के जो लीडर हैं, उस जमाने के मुस्लिम लीग के नवाब ममडोट, और फिर सर वो क्या कहते हैं, मुमताज दौलताना, ये वहां के बड़े नाम थे पंजाब के, जी किसी ने कोई कंडेम नहीं किया, कोई वहां पे नहीं गया। तो इन हालात में माउंट बैटन ने जब डिस्कशंस की तो उसने कहा कि अब ये लगता है कि पार्टीशन की तरफ हमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे है कि किस तरह उसने तैयार किया पार्टीशन के लिए, इस पे आप बात मुझसे अब करें, अगली बात। जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जो बात आपने अभी कही। हाँ जी। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने अभी जो पंजाब के अंदर मार्च में रावलपिंडी और मुल्तान में जो वाकयात हुए और उसको किसी ने कंडेम नहीं किया, मैं चाहता हूँ इसी के आगे थोड़ी सी मैं अपनी बात कहूँ। इसका जिक्र आपने अपनी किताब में भी किया है, मेरे पास उसका एक एक्सेप्ट है। तो उसमें आपने ये कहा कि जिन्ना साहब ने बड़ी कोशिशें की पाकिस्तानियों की तरफ से बात करने की, समझाने की कोशिश की सिखों को कि आप जो है एक यूनाइटेड पंजाब बनाएं, और इस यूनाइटेड पंजाब में जो है आपके तमाम जो हक हैं उनको सेफगार्ड किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पहली वो जो मीटिंग है जिसमें माउंटबेटन साहब भी होते हैं, महाराजा पटेला होते हैं, मैं चाहता हूं पहले आप उसका थोड़ा सा जिक्र हमारे दोस्तों में आप करें प्लीज। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी बैकग्राउंड से चलेंगे, एकदम नहीं ठीक हुआ। है। जब अपना 1940 में डिमांड पाकिस्तान की हुई और पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड हुई, तो पंजाब के सिखों ने उसमें कहा कि अगर आप हिंदुस्तान की कराते हैं पार्टीशन मजहब की बुनियाद पे, तो हम पंजाब की भी करवाएंगे। तो ये तब से बात शुरू हो गई थी। हम्म उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कई दफा कोशिश की सिखों को कन्विंस करने की कि देखें, आप पूरे पंजाब को डिवाइड ना करवाएं, उसे पाकिस्तान में आने दें। वहां पे आपकी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की, वो ज्यादा होगी। अगर आप हिंदुस्तान में होंगे तो आप लेस देन 2% होंगे। पाकिस्तान में आपकी परसेंटेज, अगर सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान को देखा जाए, सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान को देखा जाए, तो आपकी परसेंटेज 8-9% होगी। हम्म। ईस्ट पाकिस्तान को उसको भूल जाए ना, क्योंकि उसका ठीक है। पाकिस्तान के साथ मिलना बड़ा लेट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 40 ऑनवर्ड जिन्ना ने कई दफा कोशिश की सिखों को कन्विंस करने की कि आप हिंदुस्तान की पार्टीशन को हमारी सपोर्ट करें, और जो भी आप चाहते हैं पंजाब के लिए स्पेशल राइट्स सिखों के लिए, वो मैं देने को तैयार हूं। तो इसमें लियाकत अली खान साहब ने और जिन्ना साहब माउंटबेटन इनके बीच में एक ये बाद मीटिंग में होती आते है। हैं, नहीं वो मीटिंग पे आ रहे हैं, मीटिंग पे आ रहे हैं। हम्म, बैकग्राउंड देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे जी लगता है जैसे एकदम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है कि सिखों के अंदर भी अब दो तीन किस्म की सोचें चल रही थी। हम्म क्योंकि अगर पार्टीशन पंजाब की होती है, ये जरा जेहन में रखें, तो एक कम्युनिटी है जिसकी पार्टीशन भी साथ साथ होती है पूरी, और वो है सिख। सिख तो है ही पंजाब की कम्युनिटी। किसी तरीके भी से भी अगर पंजाब डिवाइड हो, तो आधे सिख पाकिस्तान में रहते हैं, आधे सिख हिंदुस्तान में चले जाते हैं। समझ गए आप? जी और यही जिन्ना साहब की आर्गुमेंट अपनी तरफ से एज ए लॉयर उन्होंने कहा कि आप पूरे पंजाब में कंसोलिडेटेड होंगे, आपकी सारी जो है प्रिंसली स्टेट्स भी होंगी, आपकी रिलीजियस साइट्स भी होंगी, तो यू बिलोंग टू पंजाब, आप पंजाब की डिवीजन की बात ना करें। हम्म तो कुछ लोग जो हैं वो इस आर्गुमेंट से अट्रैक्ट भी हुए थे सिखों में, हम्म जिसमें ज्ञानी करतार सिंह का कहा जाता है कि वो क्योंकि थे भी लायलपुर के, तो उनको ये अट्रैक्ट करता था। लेकिन मास्टर तारा सिंह और जो दूसरे हैं, वो वेवरिंग रहे काफी देर तक। लेकिन जब मार्च में इतना बड़ा अटैक हुआ और हजारों सिख मार दिए गए, तो उसके बाद पूरी सिख लीडरशिप जो है अब पाकिस्तान में रहने के हक में नहीं थी।
ये बैकग्राउंड है। बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई। आपकी अच्छा। किताब का मैं हवाला दे दूं उस आ, मीटिंग का थोड़ा सा? अच्छा, आप दें और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। जी। मीटिंग का कुछ इस तरह से है हवाला कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई वहां पर उस वक्त। ये इस इन मीटिंग्स में जिन्ना साहब थे और लियाकत अली खान थे। महाराजा पटियाला का एक आर्टिकल था जो ट्रिब्यून के अंदर 1959 के अंदर ये जो पब्लिश भी हुआ। इसके अंदर कहा जाता है कि अपेरेंटली लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भी वहां पे मौजूद थे और ये सारे लोग थे। इनके बीच में मीटिंग्स होती है। वो कहते हैं कि पहले हमारे बीच में हमने जो है ड्रिंक विंक ली, फिर हम खाना खाने चले गए, फिर बातचीत शुरू हुई। और उसके साथ साथ फिर हैं जिन्ना साहब ने प्रैक्टिकली हमें हर वो सहूलियत, हर वो बात हमें हमें बताई और हमें कहा कि आप जो हैं हमारे साथ आए। और हम हमारे सामने दो बातें रखी उन्होंने कि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि राजस्थान की के बेसिस पे हम जो हैं क्या कहते हैं, हम जो आइडिया है राजस्थान का कि किस तरह से राजपूताना के जो प्रोविंसेस है वो सारे मिलके और एक स्टेट बनते हैं। तो हम उस तरह से जो है एक हम यूनिफाइड स्टेट बनाते हैं। दूसरा ये है कि हम एक सेपरेट सिक्स स्टेट बनाते हैं, पंजाब माइनस एक या दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो साउथ की, उनको छोड़ के। और इस बात पर उनकी बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत होती है मास्टर तारा सिंह यानी करतार सिंह और बाकी जो सिख लीडरान हैं उनके साथ में। और इन 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 मीटिंग्स में काफी लंबी चौड़ी बात होने के बाद में उन्होंने जो है ये बात उन्होंने उस वक्त मानी नहीं। और उन्होंने बता दिया कि हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो आप सुन लें। तो लियाकत अली खान और बेगम लियाकत अली खान जो हैं उनको महाराजा पटियाला ने कहा कि मेरे जहन में जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने अपनी बात बताई और वो कहते हैं कि मुझे लियाकत अली खान और बेगम लियाकत अली खान है वो मुझे बेहद बेहद मुझे अच्छे लगे। और उन्होंने अपने आउट ऑफ द वे जाके मुझे बहुत अकोमोडेट करने की कोशिश की हम सिखों को। और वो बेहद चार्मिंग थे। और उनकी उस दौरान जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप में महाराजा पटियाला को वो दो ही बेहद पसंद आए। खैर जो भी हो उनका आइडिया बड़ा ही कन्विंसिंग था, हमें हमें लगा कि ठीक है। बट और उन्होंने ये भी कहा कि नया जो पंजाब बनेगा, सिक्स स्टेट जो बनेगा विद इन क्या कहते हैं पाकिस्तान, उसका मैं हेड होऊंगा। जैसे कि मैं आज फिलहाल मैं पटियाला का हेड हूं और उनकी अपनी आर्मी होगी, वो अपना उस हिसाब से रहेंगे। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं काफी हद तक इनसे मुत्तफिक था। बट मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाई दे रही थी। और ना ही मैं उस वक्त मूड में था कि मैं इस पर जो है अपने कन्विक्शन को, अपनी सोच को मैं कैसे न कैसे बदलूं। वो कहते हैं बातचीत जो है वो आधी रात तक वो बात चलती रही और माउंट बेटन साहब ये चुपचाप सारी बात सुनते रहे। सुनने के बाद में फिर वो कभी कभार बीच में आते और उन्होंने कहा कि चलें एक काम करते हैं, जिन्ना साहब के साथ हम कोई और मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर वो मीटिंग तो वहां पर खत्म हो जाती है। फिर अगली एक जो मीटिंग है उसके अंदर जिन्ना साहब होते हैं और महाराजा पटियाला, सरदार हरदीप सिंह जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक बड़े कमांडर थे, और मास्टर तारा सिंह यानी करतार सिंह, ये सारी जो गुफ्तगू इनकी हो रही होती है। तो वो ये सब उस ये जो मीटिंग है इसका ब्यौरा सरदार हरदीप सिंह देते हैं। वो कहते हैं कि जिन्ना साहब ने अपनी बात को कहना शुरू किया और वो काफी एंशियस से थे। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो कुछ भी आपको चाहिए आप सिर्फ पाकिस्तान को मान लें, आप कबूल कर लें कि पंजाब, पूरा पंजाब पाकिस्तान में रहे। तो वो कहते हैं कि फिर हरदीप सिंह कहते हैं कि मैंने कहा जिन्ना साहब से कि जिन्ना साहब आप जो हैं जो काफी हमारे ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, काफी जनरस हो रहे हैं, बट हम जानना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन क्या होगी। तो जिन्ना साहब ने कहा कि आपकी हनी हमारी पोजीशन क्या होगी। वो कहते हैं कि आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी पंजाबियों की, सिखों की, आपकी आपकी अपनी पार्लियामेंट होगी, आपकी अपनी डिफेंस फोर्सेस भी होंगी। और उसके बाद में वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद में जिन्ना साहब आउट ऑफ द वे जाके उनको एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं जहूर पाशा वाली जो बात है, मैं चाहूंगा कि मैं इसको बताऊं, बेहतर होगा कि आप इसकी थोड़ी सी आगे हमें बताएं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे आपने पूरी डिटेल्स दी हैं कि असल में हुआ यह था कि जैसे मैंने कहा है कि अगर मार्च में सिखों पे जो हमला हुआ था, अगर जिना साहब और बाकी मुस्लिम लीग लीडर वहां पे जाते तो शायद उनकी एक सोशल कैपिटल बन जाता सिखों के दिल में कि अभी देखो चलो हो गया ऐसे, लेकिन पाकिस्तान में हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन ये बातें तब हो रही हैं जबकि अब वो चीज तो हो चुकी थी और लाहौर और अमृतसर में फिर दंगे फिसाद हो रहे थे। ये बैकग्राउंड को जरा जेहन में रखे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इस बैकग्राउंड में अच्छा एक और भी बात है। अप्रैल में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की कि
ये जो है ना पंजाब और बंगाल जो है ये पाकिस्तान में मिलने होने चाहिए, इनको पार्टीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू सिख और मुसलमान पंजाबी और हिंदू बंगाली और अपना मुसलमान बंगाली ये कल्चरली एक है, ये एक नेशन है। लेकिन ये जो चीज है ये ना सिख लीडरों को तब से कबूल थी और ना कांग्रेस को थी, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की तकसीम की बुनियादी मजहब थी। तो मजहब जी जो है फिर वो पंजाब में और बंगाल में भी अप्लाई होता। जिन्ना साहब ने फिर कॉरिडोर मांगा कि एक कॉरिडोर हमें दिया जाए जो यूपी से और यहां से होता हुआ वेस्ट पंजाब को और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को यूनाइट करे। अच्छा, ये भी डिमांड एक जी जी सर, कंटिन्यू करें, आपका कनेक्शन टूट गया हाँ था। जी, वो पता नहीं क्यों टूट जाता है। मैं बता रहा था कि सिख लीडरों को तो अपना जिन्ना साहब बड़ी देर से कन्विंस कर रहे थे कि आप पार्टीशन पंजाब की डिमांड ना करें, आपको यहाँ पे हम जो चाहते हैं वो राइट्स देंगे। अब होता ये है कि जब ये मिलते हैं अपना मोहम्मद अली जिन्ना को तो वहां पे फैसला होना था, हम्म क्योंकि जो ऑफर है वो तो बहुत जेनरस थी ना कि जो आप चाहते हैं हम आपको देने को तैयार हैं। हम्म मगर हरदीप सिंह मलिक ने वहां पे जो कहा वो पूरी स्टेटमेंट ये है। उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना सर, आप हमको उससे माफ आ, करें सर, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा माफ करें, मैं चाहता हूँ हम इस पर आए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आ, आप ही की किताब का ये एक्सर्प्ट है, तो आ, उसमें अच्छा ये मीटिंग जो होती है जिसके अंदर जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा था, उसमें क्या होता है कि अच्छा जिन्ना साहब जो थे वो प्रैक्टिकली जो है हर बात ऑफर कर देते हैं जो सिख लीडरान है महाराजा पटियाला तारा सिंह जी को और इन सबको। तो वहां पर जिन्ना साहब एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि जहूल पाशा ने जिस तरह से जो कॉप्ट क्रिश्चियंस हैं इजिप्ट के, माइनॉरिटी है क्रिश्चियन के वहां पे, उनको कहा कि आप जो हैं जब इजिप्ट जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि जैसे जहूल पाशा ने उनको कहा कि तुम जाओ भाई और जाके अपने कागज के इस पे जो भी तुम्हारी डिमांड्स हैं वो सारी लिख कर ले आओ, और उसके बाद में जो है तुम्हारी जो भी तुम लिख कर लाओगे मैं सारा मंजूर कर लूंगा। तो वो उन्होंने यही ऑफर उन्होंने सिखों को कहा कि मैं भी आपको उसी की तर्ज पर पाशा की तर्ज पर आप जो भी आपकी मांगे हैं आप लिख के ले आए, मैं सारी मांगने को तैयार हूं। वहां पर जो है फिर वो कहते हैं सरदार हरजीत सिंह कहते हैं कि ठीक है जी, हम वहां पे फिर थोड़ा सा हमें बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में हम आ गए थे कि हम डिटर्मिन्ड थे इस बात को लेके भी किसी भी हालत में पाकिस्तान का, और ये जो ऑफर है हम पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करेंगे, और मुस्लिम लीग के लीडरान जो हमें कुछ कह रहे हैं ये हम जो है नहीं मानने वाले, पर हम करें क्या। पर वो कहते हैं कि चलें खुदा ना खास्ता जिन्ना साहब एक बात बताएं, आप आप आज हैं तो आपकी बात की वैल्यू है, कल को खुदा ना खास्ता आप नहीं रहे तो क्या होगा। तब जिन्ना साहब कहते हैं कि देखिए भाई ऐसा है कि पाकिस्तान माय फ्रेंड, my word in Pakistan will be the word of God, no one will back on it, कि मेरा जो वर्ड होगा पाकिस्तान में खुदा के बाद मेरी बात मानी जाएगी और कोई उससे पीछे नहीं हटेगा। यहां पर जो आपने स्टेटमेंट दी उसके बाद में वो कहते हैं कि हमने ये सारी बातें जो जो जब हमने उनकी सुनी तो हमारे पास जाहिर सी बात है अब हमारे पास कुछ कहने के लिए था नहीं, और मीटिंग वहां पे खत्म हो जाती है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये वो बाद में जो सिख लीडरान करते हैं बैठ के, वो कहते हैं जब मार्च में हमारा कत्लेआम हुआ मुल्तान और रावलपिंडी में, उस दौरान ना ही तो लियाकत अली खान ने, ना ही जिन्ना साहब ने, ना ही नवाब मंडोट या किसी भी ऐसे मुसलमान के जो लीडर्स थे उन्होंने आके इसको कंडेम किया। वो कहते हैं जी आज कंडेम नहीं कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल को कुछ भी हो जाए तो फिर हमारी कहाँ सुनवाई होगी। फिर वो कहते हैं तब जाके हम कन्विंस हो गए थे कि हम पाकिस्तान को नहीं ज्वाइन करेंगे। मैंने सही फरमाया सर?
ये बिल्कुल सही है। वो ये है कि ये उनके ज़हन में पहले से था, लेकिन हम्म। जिन्ना साहब ने इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव उनको दे दी थी प्रोपोजिशन। वो है जलूल पाशा, जगलूल जगलूल पाशा, हाँ जी, जगलूल बिल्कुल बिल्कुल। पाशा। ये हम्म। अपना इजिप्ट प्राइम के मिनिस्टर लीडर थे थे। इजिप्ट के, हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुसलमान 17वें थे। प्राइम मिनिस्टर। और कॉप्टिक क्रिश्चियन वहां पे 10-12% हैं, तो उनके साथ ये थी। तो उसकी मिसाल दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने कि वेल हम्म। बिल्कुल वैसे मैं आंखें बंद करके आपको जो आप लिख के लाएंगे वो सारी अश्योरेंसेज आपको दे दूंगा। लेकिन अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स आप कोट कर रहे हैं उसमें वहां नहीं कहा गया, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उनके जेन में तो ये था हाँ, कि जब, इंटरप्रिटेशन था उनकी, हाँ, बिल्कुल। कि ये जब हुआ था मार्च में तो आपने कुछ किया नहीं, हम्म। तो अब आपके होते हुए शायद ये, जब आप पाकिस्तान के मतलब लीडर बन जाएं तो आपकी जिंदगी में शायद ना हो, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? क्योंकि इस्लाम का 1945 में इलेक्शन के दौरान बहुत इस्तेमाल हुआ था, और पूरा एक हाइप बन गई थी, वो क्या कहते हैं, इस्लामिक स्टेट के हक में, कि हम बनाएंगे और ये और वो। तो सिखों को वो भी डर था कि जिन्ना साहब तो चलो ठीक है, जैसे भी अपना है अपना, तो उनके जाने के बाद हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जिन्ना साहब की इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, ना नहीं माना। अब हम्म। यहाँ हिस्ट्री में ये ऐसे ही होता है, अगर मान लेते तो क्या होता, ये फिर हम देखते, जो वो हुआ तो वो हम, गालिब का जो, शेर है कि यूं होता तो क्या होता है, सही बात हाँ है वो तो। वही ना, अब जो हुआ है हम तो वही जानते हैं। लेकिन जी। मेरे ख्याल से इतनी अट्रैक्टिव, इतनी टेम्पटिंग जो है ऑफर को रिजेक्ट करने में रावलपिंडी के जो राइट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। बेशक। अच्छा, अब आगे चले आप। अब जी यहां सर। से ये होता है कि हम मार्च में आ चुके हैं। हम्म। नहीं, ये है मिड अप्रैल। मिड ठीक मिड है। अप्रैल की बात। हाँ। जी। अच्छा, इससे पहले जो है माउंटबेटन जाते हैं इंग्लैंड में, हम्म। और वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चर्चिल से मिलते हैं, और बाकी जो वहां की कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्टेब्लिशमेंट, उन सब से मुलाकातें होती हैं। और महल, वहां पे फिर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है, अगर अब पर पार्टीशन ही हल है, जो कि माउंटबेटन समझते हैं कि वही वर्केबल है, यही अब कामयाब होगा, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, ये वहां पे बात होती है। मसलन अ, दो तीन चीजें हैं। हम्म। वापस आने के बाद वो पंडित नेहरू को मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई देख लो तुम, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि अगर पाकिस्तान बनता है तो हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर होंगे, और अगर आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं करते तो फिर ट्रीटी के जरिए जो उनसे हमारा मुआहदा होगा, आपकी अगर पाकिस्तान से जंग हो जाती है तो हमें तो पाकिस्तान की मदद करनी पड़ेगी। तो जो कांग्रेस के अंदर एक था ना कि हमने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं करना, वो उसमें जो राइट विंग था कांग्रेस का, कंजर्वेटिव किस्म का, वो तो पहले ही इसके खिलाफ थे। जो उसके रेडिकल थे, लेफ्टिस्ट यानी नेहरू और ये, वो भी घबरा गए। जब वो फिर उसके एक दो दिन बाद वो मिले मोहम्मद अली जिन्ना को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि माउंटबेटन का रोल भी समझने की जरूरत है। कहा जाता है वो बिल्कुल पाकिस्तान के हक में थे, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है। नहीं सिंपथी ऐसा नहीं। उन सिंपथी उनकी कांग्रेस की तरफ थी और यूनाइटेड इंडिया की तरफ थी, लेकिन बेसिकली वो भी ब्रिटिश ओवरऑल इंपीरियल जो था ना, ऑब्जेक्टिव्स प्लान जो था, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसके, उसको उनको मानना ही मानना था। तो उनके पास फ्री हैंड नहीं था। हम्म। तो उन्होंने फिर मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि भाई आप देखें, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने, लेकिन आप तैयार रहें कि हो सकता है कि बरतानिया जो है, इंग्लैंड जो है,
वो आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, ना माने, ना मंजूर करे, वो सिर्फ इसलिए कि अगर आप हमारे कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो जाते हैं और हिंदुस्तान नहीं होता, तो आ, होगा क्या कि अगर जंग होती है तो आपकी हमें मदद करनी पड़ती है, लेकिन हम कैसे आपकी मदद करें और हिंदुस्तान को अपने खिलाफ कर लें? क्योंकि जैसे लॉर्ड वो क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल ऑकिनलेक ने लिखा था कि अगर पार्टीशन करते हैं तो हिंदुस्तान शायद सोवियत यूनियन की तरफ चला जाएगा। तो वही आर्ग्यूमेंट अब माउंटबेटन इस्तेमाल करते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपसे बड़ा मुल्क जो है हिंदुस्तान, वो सोवियत यूनियन के साथ चला जाए, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं जंग में। और और हमारे तो नेहरू जी थोड़े से सोशलिस्ट थे भी। वही ना। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और मलेशिया में हमारे अभी तक इंटरेस्ट है, तो हिंदुस्तान को हम अपने खिलाफ नहीं कर सकते। तो आप तैयार रहें, अगर हिंदुस्तान ना एक्सेप्ट करे तो फिर शायद आपकी भी मेंबरशिप को हम कबूल ना करें। वहां पे पता लगता है कि जिन्ना साहब के चर्चिल साहब के साथ पहले से कम्युनिकेशन हो रही थी, और वो मैंने किताब में मेंशन किया है, जिसका गुरिंदर छिड्डा ने नहीं जिक्र किया और बाकियों ने भी नहीं किया, लेकिन मैंने वहां जिक्र किया है कि जिन्ना साहब ने फिर कहा, यानी एक गुस्से में, कि आप कैसे हमें रोक सकते हैं कॉमनवेल्थ में हिस्सा बनने का? मुसलमानों ने तो कभी बरतानिया को अपोज नहीं किया, इंग्लैंड के हमेशा हक में रहे हैं, हमारा एक दिन बताएं कि हमने आपके खिलाफ कुछ काम किया हो। तो ऐसे वफादार लॉयल लोगों को आप कैसे कॉमनवेल्थ से बाहर रख सकते हैं? मुझे चर्चिल ने कहा है कि सर चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, और हम तो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएंगे, ब्रिटिश पीपल जो है, सिटीजन की अपील करेंगे कि हमारे जैसे लॉयल लोगों को आप कॉमनवेल्थ से क्यों बाहर रखना चाहते हैं। तो उसका हुआ ये कि जो मैंने कहा था कि जो कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं, साथ साथ ये भी माउंटबेटन को दिया गया था कि अगर पार्टीशन भी होती है तो दोनों को कॉमनवेल्थ में रखा जाए। तो कांग्रेस में भी इस डर से कि यार हम तो फिर बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान के हक में हो जाएगा, तो उन्होंने भी कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर ली। और मोहम्मद अली जना ने और मुस्लिम लीग ने तो ज्वाइन करनी थी। वहां पे मैंने एक और डॉक्यूमेंट है जिसको मैं नेम करना चाहता हूं, जिसका जिक्र है 12 मई 1947 को लंदन के अंदर, जो है बरतानिया की फौज के, एयरफोर्स के हेड, नेवी के हेड और आर्मी के हेड, उनके चीफ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो इंग्लिश अपना ब्रिटिश फौजों के बहुत बड़े हीरो लेजेंड हैं, फील्ड मार्शल फील्ड मोंटगोमरी मार्शल मोंटगोमरी, जी। और कॉलोनियल ऑफिस से शायद लॉर्ड इसमें और बाकी कुछ लोग मिले, और उन्होंने एक मेमोरेंडम फिर लिखा, जो कि 11 मई 1946 के ऑकिन लेग के मेमोरेंडम के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें उन्होंने कहा कि अब अगर पार्टीशन होती है तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, हमें खास तौर पे वेस्ट पाकिस्तान को से डिमांड करनी चाहिए कि क्योंकि तुम कॉमनवेल्थ में हो तो कराची पोर्ट फैसिलिटीज हमें दो, पाकिस्तान एयरफील्ड्स जो हैं वो भी हमारी फोर्सेस के लिए ओपन होनी चाहिए, और मुस्लिम मैन पावर यानी पाकिस्तान आर्मी भी जो है हम इस्तेमाल कर सके। तो वहां से लगता है कि पूरा ये अब ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का, सिविल और मिलिट्री का, इंडिया को यूनाइटेड रखने में कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए यूनाइटेड बट लूज फेडरेशन उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो पार्टीशन की तरफ आ गए सब, और उसकी जो नई शक्ल है वो है 3 जून की पार्टीशन प्लान 1947 ये की। बहुत जरूरी है जी। हाँ हम चाहेंगे इस पर आप थोड़ी बात करें प्लीज। हाँ जी। अच्छा जी, ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3 जून की जो 1947, उसको कहा भी जाता है
पार्टीशन प्लान, उसका नाम ही पार्टीशन प्लान है। मैंने बताया ये सारी फोर्सेस जो हैं इसकी तरफ आ रही थी अब, ठीक है। जी अब पार्टीशन जो है उस पे जाहिर है ये माउंटबेटन को क्लियर था कि कांग्रेस भी अब एक्सेप्ट कर रही है, मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर रही है, और प्रॉब्लम अब सिखों का है, ठीक है। जी क्योंकि वो शोर मचा रहे हैं कि अगर पार्टीशन होती और हमारी जो राइट्स हैं वो नहीं होती, तो उन्होंने फिर 3 जून प्लान में बड़ी डिटेल्ड एक फ्रेमवर्क दिया कि पार्टीशन कैसे होगी। पार्टीशन की ये क्लॉजेस हैं। अच्छा, पार्टीशन प्लान सिर्फ अप्लाई करती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंसेस में। प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स का अभी फैसला होना अभी था। उसमें अब होना था। हाँ, ये बड़ा उसमें एक इंपॉर्टेंट। बात में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, और इसमें इसमें नरेंद्र सरीला का भी बयान है। वो कहते हैं कि मुझे, मेरे फादर साहब, वो भी जाहिर सी बात है उनका भी ताल्लुक एक प्रिंसली स्टेट से था। तो बिल्कुल उनके सही है। फादर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा कि जब प्रिंसली स्टेट्स की मीटिंग हो रही थी कि तुम जाओ और जाके मुझे डेप्यूटाइज करो मेरे लिए। वो कहते हैं जब मैं वहां गया और ये सारी बात हुई, तो माउंटबेटन साहब ने फरमाया कि आप लोगों के पास, ठीक है, हमारा जो मुआहदा है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप आजाद हैं और आपको चुनना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो वो कहते हैं ये सुन के ज्यादातर जो लोग थे वहां पे, उससे पहले उनका ख्याल ये था कि हमारी आजादी आने वाली है और हम अपने अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम अपनी रियासत अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन वहां पर माउंटबेटन साहब बुला के और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास ये चॉइस है, या तो इधर यू चूज इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों में से तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा। वो कहते हैं यहाँ पर बहुत, ये सुनकर काफी सारे जो लोग वहां थे उनके चेहरे पे शिकंज आ गई, उनको उनको झटका सा लगा कि यार ये क्या हो गया। उन्होंने ठीक कहा है। भी देखो भाई, जिस तरह से नेशन स्टेट फॉर्म हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया जिस तरह से आ रही है, जो ग्लोबल, जो उस टाइम की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको देखते हुए यही उन्होंने, उनका फैसला था जो मुनासिब था। इसमें जिन्ना साहब की एक मीटिंग है महाराजा जोधपुर के साथ, तो क्योंकि वो जोधपुर जो है वो पूरा बॉर्डर पे लगता है, तो वो उनको कहते हैं कि आप जो है, हमें, उनका हथियारों का बड़ा बिजनेस था महाराजा जोधपुर का, और उनकी फैक्ट्रियां वगैरह थी, तो वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करें, और पाकिस्तान ज्वाइन करने के एवज में हम जो हैं आपको फ्री हैंड देंगे यहाँ पर, कि आप अपने हथियारों को जोधपुर से बाय ट्रेन आप कराची पोर्ट तक लेके जा सकें। तो वो कहते हैं कि हमें ये ऑफर जो था बड़ा जबरदस्त लग रहा था और इसको डिनाई करने के लिए हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था। लेकिन उस दौरान जो दंगे इतने सारे हो चुके थे जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, वो कहते हैं कि जिन्ना साहब, कल को अगर हिंदू मुसलमानों में कोई पंगा हो गया तो आप जो हैं किसकी तरफदारी करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं होगा, हम विल सॉर्ट इट आउट। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तब तक जाके हमें इस बात का एहसास होने लगा था कि जिस तरह का उनका जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी, उन्हें उनको देखकर उनका रवैया, वो चुपचाप जो साइलेंटली वो देखते थे जो कुछ भी पंजाब में जो वाकयात हो रहे थे, उसको देख के वो कहते हैं कि हमें इतना तो पता चल गया था कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो मुस्लिम लीग के जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। जी सर, अब आप बोलें। हाँ, ये अच्छा है आपने ये बैकग्राउंड भी दी है कि मैं अपनी नई किताब में इसका भी एंगल ले आऊंगा। मेरी किताब में जोधपुर को इस तरह डिस्कस नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। लेकिन इसको जरा बैकग्राउंड में देखें। ब्रिटिश जी। प्लान हमेशा से रहा है कि सोवियत यूनियन इस तरफ ना आए। हम्म। ये उनका हमेशा से एक फिक्सेशन, ऑब्सेशन रहा है। अगर इंडिया के दो हिस्से हो जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हाँ जी, तो वो भी उनकी जो ग्रैंड प्लान था उसमें एक वन स्टेप बैक है। समझ गए ना आप? हम्म। यूनाइटेड इंडिया हो, यूनाइटेड इंडियन मिलिट्री हो, ये उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है। अब आ जाती है ऑप्शन नंबर 2 कि इनको डिवाइड करना है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है कि बॉल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, हम्म। यानी कि हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स। तो वो तो अगर देखा जाए, इंडिया अगर बॉल्कनाइज हो जाता है तो सोवियत यूनियन का हिंदुस्तान में आना तो और आसान हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि कोई स्ट्रांग पावर ही नहीं रहती। समझ गए आप? बेशक। लिहाजा बॉल्कनाइजेशन को एक
सिविल सर्वेंट्स, उसे कहते हैं पॉलिटिकल ऑफिस। एक थे ना जो सिविल सर्वेंट थे, एक थे पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट। ये वो लोग थे जो प्रिंसली स्टेट्स के इंटरेस्ट को ज्यादा देखते थे। उसका उसके हेड थे सर कॉनराड, उनका पहला नाम मुझे भूल रहा है। वो इस हक में थे कि जब बरतानिया की हुकूमत खत्म हो तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। लेकिन माउंटबेटन और मेरे ख्याल से ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, वहां की मिलिट्री भी फर्दर बॉल्कनाइजेशन के हक में नहीं थे। प्लस जो तीसरी चीज जिसका हमने जिक्र नहीं किया, अमेरिका का हमेशा डिमांड ये थी कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड रखो, पार्टीशन ना करो। अब पार्टीशन तो हो ही रही थी, मजीद उसको बॉल्कनाइजेशन का कोई चांस नहीं था। लिहाजा माउंटबेटन भी खिलाफ, मेरे ख्याल से ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी कि इतना कमजोर ना कर दो इस साउथ एशिया को कि सोवियत कम्युनिज्म जो है के लिए आना आसान हो जाए। समझ गए आप? इस पूरे फ्रेमवर्क को आप जेन में रखें जी। तो माउंटबेटन वाकई उसने कहा कि पैरामाउंटसी तो खत्म हो जाती है, यानी ट्रीटीज विद इंग्लैंड जो है वो खत्म है, लेकिन आपके पास चॉइस ये है कि या इंडिया का हिस्सा बने या पाकिस्तान का। समझ गए आप? फर्दर बॉल्कनाइजेशन के हक में ना माउंटबेटन थे, ना मेरे ख्याल से मिलिट्री, सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी। सर कॉनराड और उनका ग्रुप जो है वो आइसोलेट हो गया, और उसकी वजह यही है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ हिंदुस्तान को इतना टुकड़े ना कर दिए जाएं कि कम्युनिज्म यहां पे फैलने में फैसिलिटेट हो। समझ गए आप? जी सर। ये पूरे एंगल को देखने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अब होता यह है कि 3 जून प्लान में जो ऑफर है वो ये है कि पंजाब और बंगाल असेंबलीज जो हैं इनको उसे कहते हैं नोशनल, यानी सिर्फ एक चीज करने के लिए फॉर्मली डिवाइड किया इनटू मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स और हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, और यही बंगाल में हुआ। जी। ठीक है। और हुआ यह फैसला कि वहां पे असेंबली के मेंबर वोट करेंगे, अगर एक भी इनमें से ब्लॉक पार्टीशन ऑफ बंगाल और पार्टीशन ऑफ पंजाब के हक में वोट दे देता है तो फिर इन प्रोविंसेस की भी पार्टीशन होगी। तो उसमें पार्टीशन, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि पार्टीशन अगर पंजाब यूनाइटेड होता जिस तरह से जिन्ना साहब का कॉन्सेप्ट था, तो हम इसके ऊपर भी जो है हम अलग से गुफ्तगू करेंगे। आपकी किताब के हवाले से जिसका जिक्र आपने पहले किया हुआ है कि अगर आपने पिछले शायद वीडियो में बात कही थी कि अगर पंजाब यूनाइटेड होता और जिन्ना साहब का जो मंसूबे में अगर वो कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान का बॉर्डर जाके बनता दिल्ली के बिल्कुल पास में, तो वो एक तरह से वो दिल्ली जो काफी वल्नरेबल हो जाती फर्दर अटैक्स के लिए। तो उस पर भी बात करेंगे बाद में, पहले प्लीज सर। हाँ बहल, वो हम बाद में करेंगे जब हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में आएंगे। अच्छा ठीक है। उन्हें वहां तक रोके, क्योंकि हमने कई बातें करनी है ना। अभी तो पार्टीशन पे ही रहे हम। जो पार्टीशन का फॉल आउट है जो आज तक चल रहा है उसके अंदर फिर ये ले आएंगे, उसमें ले आएंगे। इसको आज ना करें, जिक्र हो गया, चलो ठीक है। नहीं, बस मैं सिर्फ याद कराना चाह रहा था, मेरे जहन में वो बात आ गई। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हम फोकस कर रहे हैं कि 3 जून प्लान ये बन जाती है जी। और आई थिंक 20 या 21 जून को बंगाल असेंबली और 23 जून को पंजाब असेंबली वोट करती है, और जो हिंदू सिख डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के और जो हिंदू डिस्ट्रिक्ट हैं बंगाल के, वो पार्टीशन के हक में वोट देते हैं। लिहाजा अब पार्टीशन भी बंगाल और पाकिस्तान की भी होगी, पंजाब की भी होनी है, इंडिया की भी होगी और इन 2 प्रोविंसेस की होगी। 2 प्रोविंसेस। अब मसला था कि जिसे मैं कहता हूं एक बॉम्ब शेल, कि जो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर थी जो 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो की थी, वो थी जून 1948 की।
माउंटबेटन ने किसी तरीके से इंग्लैंड में जाके सबको कन्विंस कर लिया कि अगर, और ये मेरी थ्योरी है, मेरी इंटरप्रिटेशन है, कि अगर हम्म, मैं नेहरू को और जिन्ना को दोनों को तैयार कर लूं कि आप आ जाएं कॉमनवेल्थ में, तो उसके बाद हमें पावर जल्दी ट्रांसफर कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्रांसफर जून 48 तक करते हैं और जो कम्युनल राइट्स हैं वो पंजाब से निकल के और फैल जाते हैं, तो उसके बाद पोजीशंस भी बदल सकती हैं। हम्म। मेरा ये मेरी थ्योरी है एक जिस। उनका एक एक ये भी कहना था कि मैंने मैंने कहीं पर ये देखा था, वो ये भी कहते हैं कि वाई शुड आई स्टे, यहाँ रुकने का मतलब ये होगा। उनसे ये पूछा गया कि जी आपने तो जून 1948 का प्लान बनाया है, वो कहते हैं मैं क्यों रुकूं यहाँ पे, यहाँ पे रुकने का मतलब है कि अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कहते हैं उस वक्त जिस तरह से हिंदू मुसलमान और सिख आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, उनको अंग्रेजों को लगा कि नाउ इज द टाइम टू गेट आउट बिफोर इंडिया एक्सप्लोड्स। दैट्स राइट। कि आप जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, यही मुझे लगता है। ये उनको उन्होंने जल्दी में इसलिए किया कि ये जो खून जो बहन है उन्हें नजर आ रहा था ये उनके हाथों पे ना हो, वो हम्म। तो किसी ना किसी तरीके से एक पीसफुल ट्रांसफर कर जाए। और अपनी सेफ एग्जिट भी निकाल रहे थे, उनके दैट्स सोल्जर्स राइट। यहाँ पे काफी सारे फंसे हुए बेशक, थे। वो बड़ी एक बेशक। मशहूर फोटो है सर, वो राजपुताना शिप के ऊपर जो है, पहले अपने अपने तमाम जो अफसरान वगैरह को ज्यादातर को वो सी ऑफ करते हैं वहां से, और जो लास्ट टुकड़ी वहां से निकल जाती है टाइम से पहले ही। हाँ जी, उसमें एक बात का शायद वापस जाना चाहिए हमें। जी। 1946 में एक नेवल रेटिंग्स की अपराइजिंग हाँ भी हो बिल्कुल। चुकी थी हम्म बॉम्बे में और कराची में, जहां पे इंडियंस ने, हिंदू मुसलमान सिखों ने अपने अंग्रेज अफसरों को शूट किल अपना मार भी दिया था और कुछ को होस्टेज बना लिया था। तो लग हम्म रहा था कि आज तक जो उनका सबसे ज्यादा कामयाबी थी कि जो इंडियन आर्मी है और इंडियन नेवी ये वो लॉयल है, वहां पे भी शायद ये ना फैल जाए। तो जितना जल्दी निकला जाए उनके लिए अच्छा है। तो ये बैकग्राउंड भी याद रखें, ये पहले हो बिल्कुल। चुका था, एक उसकी शक्ल नजर आ चुकी थी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब जब तो जून चले। प्लान ये जून प्लान जब बनी, तो इसका जिक्र अ, नेहरू से एविडेंस मैंने दिया है, मई में ही कर दिया था माउंटबेटन ने। हम्म और नेहरू वॉज रेडी, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था जो 3 जून प्लान है। लेकिन बाकी लीडरों को यह बताया गया मेरे ख्याल से 2 जून की शाम को। हम्म और बहुत लोगों को, महल जिना साहब को भी बड़ा शौक लगा इससे। 3 को फिर इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, और पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद पहले माउंटबेटन ने रेडियो पे बात की, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसके बाद सरदार बलदेव सिंह ने। ये 3 जो मेन थे कि वो एक्सेप्ट करते हैं पार्टीशन प्लान। हम्म। तो अब देखने में तो ये एक निगोशिएटेड हो गया ना, बिल्कुल। कि ऑल द पार्टीज आर एग्रीड, सब जो हैं वो इसको मान रहे हैं पार्टीशन को। हम्म और उसके बाद 3 जून प्लान में बेतहाशा कमेटी बनाई गई कि वो जो कॉलोनियल एसेट्स है कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कहा गया, जो मैं समझता हूँ 3 जून प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी है, कि उसके अंदर जो अजम्पशन थी वो ये थी कि जो लोग हैं वो अपने आप वहां ही रहेंगे जो वहां उनके घर है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर होगी और 2 गवर्नमेंट्स बनेगी। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं या हिंदुस्तान को। हम्म अब ये मैं समझता हूं बिल्कुल अनरियलिस्टिक, यानी जिसका कोई है। अगर लोग अपने घरों में रहेंगे लेकिन उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बदल जाते हैं मजहब की बुनियाद पे, तो जो स्टेट्स कायम हो रही हैं उसमें जो माइनॉरिटीज जहां पे ये खास तौर पे ये दंगे फसाद हो रहे हैं, वो तो बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। अब वो अपने घर को संभालेंगे या मुल्क को हाँ, संभालेंगे, तो एक तो हाँ, लॉ एंड बिल्कुल, ऑर्डर खराब होने की एक ये भी वजह थी सर। बिल्कुल। तो एक ये कमजोरी थी उसके अंदर। फिर हम्म साथ
पार्टीशन कमेटीज भी बनी, बहुत कुछ अपनी तरफ से माउंट बैटन ने कोशिश की कि ये जो है ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो किसी ना किसी शक्ल में फॉर्मली ये पीसफुल हो। मगर यहां पे एक मेजर अपसेट होता है। मेजर अपसेट ये है कि 3 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मिलते हैं माउंट बैटन को और कहते हैं कि भी मुस्लिम लीग का ये फैसला है कि पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल है ना वो मैं बनूंगा, आप नहीं बनेंगे। पहले प्लान ये था कि वो दोनों के माउंट हो बैटन। हाँ। अच्छा, मैंने जब रिसर्च की है तो उसमें मुझे ये पता लगता है कि मुस्लिम लीग के बाकी लीडरों ने इस पे कोई राय नहीं थी दी। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, कायदे आजम का अपना फैसला था। तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। माउंट बैटन तो शौक में आ गए ना। बाकी जो मुस्लिम लीग के है उसमें भी ये अजीब सी बात समझी गई कि भाई अब एक तो पार्टीशन हो रही है और दोनों प्रोविंसेस की भी हो रही है, साथ साथ 2 गवर्नर जनरल हो रहे हैं। तो वहां पे भी एक आप समझे कि माउंट बैटन ने वहां पे अपना जो है ना गुस्सा उसका इजहार भी किया। उसने कहा जिन्ना तैयार रहो, फिर तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है पैसों के एतबार से और तरीके से भी। तो हाँ, फिर जिन्ना ने उनकी लॉयल्टी जो है माउंट बैटन की वो इंडिया की हाँ, तरफ हो जाती है ज्यादा, वो जाहिर देखने है। को भी मिलती है बाद में। और जाहिर है कि तब तो वो गवर्नर जनरल सिर्फ हिंदुस्तान के हैं ना। तो जब आप गवर्नर जनरल एक मुल्क के होते हैं तो आप फिर उसका इंटरेस्ट देखते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना की ये मैं समझता हूँ जो है डिसीजन जो है उनका, ये फैसला, ये कंट्रोवर्शियल है। जो उनके मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनको एतबार नहीं था माउंट बैटन पे, माउंट बैटन वॉज फ्रेंडली टू नेहरू, उनके साथ दोस्ती थी और लेडी माउंट बैटन का तो रोमांस था नेहरू के साथ। तो अगर उन्हें बताते थे तो मुसल पाकिस्तान को नुकसान होता। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है सारी सर। ये है, ये उन लोगों की जो जिन्ना साहब की इस जजमेंट को मानते हैं। दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि इसके करने के बाद कोई सुप्रीम फिगर नहीं था जो कि पार्टीशन को सुपरवाइज करता। और माउंट बैटन 15 अगस्त के बाद तो हिंदुस्तान के, गवर्नर जनरल होने इंडिया थे। के गवर्नर जनरल थे ना। तब वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो नहीं देखेंगे, वो तो सिर्फ इंडिया का देखेंगे। और वो विच इज वेरी राइट एज वेल, वो विच क्यों इज वेरी देखेंगे। राइट, विच इज एक्चुअली हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, पॉलिटिकली राइट। दुनिया के हर पॉलिटिक्स में ये होता है कि जिस मुल्क का आप गवर्नर जनरल होते हैं उसका इंटरेस्ट आप सर्व करते हैं। जी, और काफी काफी अरसे तक वो हिंदुस्तान में बने रहे मुल्क की तकसीम के बाद भी, हाँ, चाहे कश्मीर का मसला हो या कुछ भी। खैर, बेशक। वो वक्त की बाद में नजाकत आएंगे, को देखते बाद हुए में मुझे आते लगता हैं। है 10 मिनट में हम वाइंड अप करते हैं सर, हो हाँ, जाएगा। वाइंड अप ये हो रहा है, बिल्कुल वाइंड अप हो रहा है। इसके बाद जो है अब जून में जहां पे ये फैसले हो रहे थे, साथ साथ पंजाब के अंदर कत्लेआम बहुत हाई लेवल पे अब हो रहा था, कंट्रोल ही नहीं था हो रहा। सर एवन जेंकिंस बार बार लिख रहे हैं कि यहाँ पे तो ब्लड बाथ होने वाला है। बिल्कुल। समझ गए आप। उन्होंने और बड़ी चिट्ठियां लिखी माउंट बैटन को, और वो जी। और टेलीग्राम्स भी दिए हैं, जो मेरी टेलीग्राम किताब जी। में एक एक टेलीग्राम है जो मैंने दी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे तो ब्लड बाथ होने वाला है। मुझे आप 20,000 ट्रुप्स दें ब्रिटिश कंट्रोल करने के लिए, और उनको कुछ नहीं मिलता। उन्हें एक पंजाब बाउंड्री फोर्स मिलती है 9,000 लोगों की। उसको अगर आप जरा ज्यादा गिने तो 15,000 हो जाते हैं, जिनके पास सिर्फ राइफल्स हैं। ज्यादा कोई एडवांस्ड वो आर्म्स भी नहीं है, हाँ जी, हथियार भी नहीं है। और और वो उसकी सिर्फ मेन सेंटर्स को प्रोटेक्ट कर वहां पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 12 डिस्ट्रिक्ट, और उसमें बलोच रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट और गुरखा रेजिमेंट के लोग हैं। जो जब वो देखते हैं अपनी आंखों से ये होता हुआ, जब हम अगली नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे तो वहां पे एविडेंस मिलता है कि वो लोग फिर अपने अपने ग्रुप के साथ सिंपथेटिक हो गए थे। तो पंजाब बाउंड्री फोर्स एक कोई इफेक्टिव फोर्स नहीं बनी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के। तो होता ये है कि इसके बाद जो है 18 जुलाई 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है। उसमें भी जो है ना पैरामाउंसी, यानी ट्रांसफर नहीं होती इंडिया या पाकिस्तान को,
जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स, वो उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान और इंडिया के साथ अपनी निगोशिएट करें रिलेशनशिप। यहां पे बात तकरीबन खत्म हो जाती है। और जुलाई में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्च से लेके जून के आखिर तक जो अटैक होते रहे हैं, ये कम्युनल राइट्स, ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में होते रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे जून आता गया तो कभी कभी लुधियाना में हो गए, कभी जलंधर में हो गए, लेकिन ज्यादातर लाहौर और अमृतसर में ये रहे हैं आगे। यानी एक मशहूर है जून 1947 में शहालमी एक इलाका था वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर का, जो हिंदू मेजॉरिटी था, वहां पे जिन्होंने आग लगाई उनको मैंने ढूंढ निकाला, उनका इंटरव्यू किया, उनकी फोटो भी है किताब के अंदर, उनकी पूरी कन्फेशन, यानी उन्होंने माना है कि हमने आग लगाई। और एक मैजिस्ट्रेट थे मोहम्मद गनी चीमा जिन्होंने उनको तैयार किया इसके लिए। तो ऑन द ग्राउंड जो खबरें आ रही थी वो तो ये था कि अब इंडिया का कंट्रोल जो है वो किसी के बस में नहीं है, तो जल्दी जल्दी अब पार्टीशन जो है वो कर दो, और ताकि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना खुद अपने इन इलाकों को संभालें। तो समझ मेरे ख्याल से आज की बात तकरीबन यहाँ पे खत्म होती है। सिर्फ ये है एक और बात, पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर तो 15 को हुई थी, 15 अगस्त को। 14 को सेरेमनी हुई थी, और सेरेमनी इसलिए हुई थी कि शाम को रात के 12 बजे हिंदुस्तान की पार्टीशन जो है ना आजादी होनी थी। तो पहले उन्होंने आके पाकिस्तान में यानी कराची में इसमें हिस्सा लिया, और वहां पे तकरीरें हुई और सेरेमनी जो होती है, और वो डिटेल्स जो है किताब के अंदर हैं और बाकी किताबों में भी हैं। और फिर वो हिंदुस्तान चले गए, ठीक है। और लेकिन हाँ, बात यह है कि जुलाई से ईस्ट पंजाब में जहां पे मुसलमान 6 मिलियन थे, उन पे भी हमले शुरू होने हो गए। वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और सिरिल रैडक्लिफ का जो उसमें खासा जिक्र होना पड़े होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क तकसीम हुआ, किस तरह से बाउंड्रीज बनी। हाँ, और उसका चाहे तो अभी जिक्र कर लें अगर 10 मिनट हैं, या अगली दफा कर लें, जैसे आपका फैसला है। मुझे लगता है सर अगली दफा करें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, ताकि फिर उसको कंटिन्यूएशन में हम उसको कर सकेंगे फिर। बहुत बहुत अच्छा है। तो अब आपके पास महल यहाँ पे आज खत्म कर दें, कोई और अगर टाइम है तो कुछ और बात हो सकती है जो आपके जहन में हो। मेरे ख्याल से पार्टीशन किताब का जो दूसरा हिस्सा है, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशनड, पार्टीशन तक तो हम आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थे हमने उनका जिक्र कर लिया है। अब है क्लेंस्ड, यानी दोनों तरफ से अनवांटेड माइनॉरिटीज जो है उनको सफाया उनका किया गया, वो अगली दफा हम डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप आए आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम जो डॉक्टर साहब ने बात बताई कि किस तरह से एथनिक क्लेंजिंग हुई दोनों तरफ, उस पर हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज के हमारे इस एपिसोड को आप जो है गौर से देखें, और जो बैकग्राउंड है उसको समझने की कोशिश करें, और आज से पहले हमारे 3 या 4 जो एपिसोड रहे हैं उन सब को देखें, क्या कुछ हो रहा था मुल्क में। आपको पता लगेगा किस तरह से हम लोग जो हैं धीरे धीरे हमारे अंदर एक कम्युनल एक एंगर जो है वो हमारे अंदर बढ़ रहा था। और हम इन सब बातों का वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर पहले से हमारे बीच में माहौल खराब होना शुरू हो गया था। अब तो बस ये था कि वो सारा ऊपर आने की देर थी, क्योंकि अब मालूम हो ये बात जाहिर हो गई थी कि अब मुल्क का बंटवारा हो गया है। लेकिन एक बात ये थी कि हमारे मुल्क की बॉर्डर लाइन कहाँ होगी, तो लोगों ने एक दूसरे के साथ जो भी बर्ताव किया कि जो जहां मेजोरिटी में होगा वो वहां रहेगा। इस पर हम हमारे अगले एपिसोड में बात करेंगे।
मैं चाहूंगा कि हमारे मुल्क में आज किसी चीज को लेकर बात होती है तो वो ये होती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जी जिम्मेदार कौन है, किसने कत्लेआम किया, कौन कौन खून खराबा कर रहा था। तो उस आखिरी एक महीने में और उस दौरान जो कुछ भी वाकयात पेश आए, डॉक्टर साहब ने उसका बड़े तफसील से अपनी किताब में जिक्र इन्होंने किया है। लेकिन हम चाहेंगे हम इनकी जबानी ये सारी बातें सीखें, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमारे मुल्क में लोगों ने लिखना पढ़ना बंद कर दिया है। खैर, जो लोग नहीं लिखते पढ़ते हैं उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताएंगे, लेकिन ये थोड़ी बहुत बातें होती हैं जो ज्यादा आप डिटेल में बता नहीं सकते। पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से इसको कवर करने की, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब की जो किताब है द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, मैं चाहूंगा कि आप उस किताब को खरीदें। आपको उसका जो पहला एडिशन है आपको आज भी हिंदुस्तान के अंदर रूपा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। आप चाहें तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो डॉक्टर साहब की किताब का, वो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से मिल जाएगा। इस शो के खत्म होने के बाद मैं पूरा लिंक आपको जो है किताब का दूंगा, ताकि आप जाके और उसको पढ़ सकें वहां से। और डॉक्टर साहब, एक मैंने आपसे ये पूछना था, हमारे मुल्क में आज भी, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में ये है कि हमारे यहाँ पे लोग अपनी अपनी जो हमारी जबानें होती हैं उनके अंदर पढ़ना जो है इसको पसंद करते हैं। तो आपकी किताब उर्दू में भी है और गुरुमुखी में भी है शायद, उसका हिंदी का जो वर्जन है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमारे क्लाइंट्स को प्लीज। देखिए, ये हिंदी का वर्जन जो है ये आकार पब्लिकेशंस हैं दिल्ली में, और सक्सेना साहब हैं जो पब्लिश कर रहे हैं। आज से एक हफ्ता पहले मैंने उनको लिखा, मैंने कहा प्लीज मैं बेग कर रहा हूं, अब मैं तो तंग आ गया हूं, आप किताब को पब्लिश कर दें। उन्होंने कहा सर उसमें थोड़ी सी अब करेक्शंस थी वो हो गई हैं, इसी महीने हम अपना प्रिंटर को भेज रहे हैं, तो महीने डेढ़ के अंदर वो किताब आ जाएगी। और वो जो हमने सुना है कि जो सक्सेना साहब हैं वो बहुत क्या कहते हैं, थॉरो पब्लिशर है। एक एक चीज को कि उसमें कोई गलती ना हो उसको वो अपनी किताब अपनी पब्लिकेशंस में नहीं लाना चाहते, तो वो बड़ी टॉप क्लास की पब्लिकेशन होगी। उसमें पिक्चर्स भी हैं, उसमें सारा कुछ जो अंग्रेजी के किताबों में है वो सारा कुछ दिया गया है। और जो नई स्टोरीज मैंने लेटेस्ट पब्लिकेशन में दी हैं वो हिंदी पब्लिकेशन में भी आ चुकी हैं, तो आप उसका जरूर इंतजार करें। महीना ज्यादा डेढ़ महीने में वो किताब आ रही है। और दिल्ली से आकार, आकार होता है कोई लफ्ज हिंदी का, जी जी बिल्कुल आकार, बिल्कुल, हाँ जी होता है हाँ, बिल्कुल। हाँ महल, उन वो है पब्लिकेशंस सक्सेना साहब की। बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट है कि उनको आप लोग ईमेल भेजना शुरू कर दें कि प्लीज आप कि आप जल्दी से पब्लिश करें, आप हिंदुस्तान में लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। आई एम तो श्योर सर, आप जी, हमारे मेरा बहुत सारे लाखों में लोगों ने आपके वीडियोस देखे हैं पहले एपिसोड से, अगर हम देखें तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वो किताब जल्द से जल्द आए। आई एम श्योर हमारे जितने भी हमारे दोस्त होंगे, चाहने वाले होंगे, जो आपके हिंदुस्तान के अंदर भी, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में आपके लाखों लोग हैं चाहने वाले। और आपके वीडियोज को जो है बेहद यहाँ पे पसंद किया जा रहा है, वो मैं आपको बता दूं, तो आप ये ना सोचें कि आने वाले वक्त में जो है हमने सच सामने लेकर आना है डॉक्टर साहब। और जो कौमें तारीख को जो है गलत बयान करती हैं और हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती है, हमने उन सब को बेनकाब करना है। तो आप आ जाए, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। और जैसे कि अब ये एक सिलसिला चल चल पड़ा है, मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है कि जो मेरी नई किताब आ रही है उसमें मैं कई नई एंगल लेके आ रहा हूं, तो मैं भी इससे बहुत फायदा उठा रहा हूं। सिर्फ मैं बातें बता नहीं रहा, मैं बातें सुन भी रहा हूं और सीख भी रहा हूं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल थैंक नेक्स्ट यू सो वीक, मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर, थैंक यू बाय सो बाय।